हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 28 जिसमें हम पढ़ेंगे एरेज इन जावा। इससे पहले जावा के पहले आपने अगर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो आई होप आपने सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी। आपने वहां पर भी एरे बनाया होगा। तो यदि आप उस एरे से जावा में एरे को कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहां पे नजर आएगा, सिंटेक्स में भी और उसके मीनिंग में भी। आइए समझते हैं जावा में एरे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो जैसे सी लैंग्वेज में हम एरे बनाते थे बिल्कुल वैसे ही अगर जावा में एरे बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। क्या? एरर। अगर आप लिखते हैं इंट ARR5 तो ये एरर है, क्योंकि जावा में एरे इस तरीके से नहीं बनता। तो आपको बस इस बात को याद रखना है कि एरे इस तरीके से नहीं बनता, ऐसा लिखने पे एरर होती है। तो फिर ऐसे बनाएंगे। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी ये है कि ये हमने जावा में एरे बना दिया है, जबकि अभी हमने कोई भी एरे नहीं बनाया है। तो फिर ये एरे नहीं है तो स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगे? स्क्वायर ब्रैकेट यहां पर एक खास रीजन से लगे। ये जो ARR वेरिएबल है, एक्चुअल में वेरिएबल बना रहे हैं इस लाइन में और वेरिएबल का नाम है ARR, लेकिन ये वेरिएबल एक रेफरेंस वेरिएबल है जो एरे को रेफर करने के लिए बना है। स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ कंपाइलर को यह बताने के लिए है कि ARR रेफरेंस वेरिएबल है और वो एरे को रेफर करेगा। रेफरेंस वेरिएबल क्या है? जो लोग C++ से फैमिलियर हैं वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल भी इंटरनली होते पॉइंटर्स ही हैं। तो बेसिकली ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ARR, ये कल को रेफर करेगा किसी एरे को। फिलहाल ये किसी एरे को रेफर नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक हमने एरे बनाया नहीं है। तो ऐसा लिखना कोई एरर नहीं है। हम अभी रेफरेंस वेरिएबल ही बनाना चाहते हैं केवल। बाद में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम बाद में एरे बनाएं और उसका रेफरेंस ARR में रख दें। तो कभी भी इस स्क्वायर ब्रैकेट में आप साइज लिखने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये एरे नहीं बनाया जा रहा है। तो एरे कैसे बनेगा? एरे बनाने के लिए आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे आप जावा में ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, यानी न्यू लिखना पड़ेगा। न्यू कीवर्ड लिखने से एरे बनेगा। इनफैक्ट एरे बनाने का यही एक तरीका है जावा में। सी या C++ में एरे बनाने के दो तरीके थे, स्टैटिक मेमोरी लोकेशन और डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। जब आप सी या C++ में लिखते थे इंट ARR5, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये लिखा हुआ है। अगर सी में ऐसा लिखते थे, C++ में ऐसा लिखते थे, तो इसका मतलब था स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, यानी कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाता था कि एक एरे बनेगा और जिसका साइज 5 होगा। C++ में एक और तरीका था न्यू लिखकर एरे बनाना, और वो बिल्कुल ऐसा ही था, एग्जैक्टली ऐसा। अगर आपको C++ में ये चीज याद है तो बिल्कुल हूबहू ऐसी ही चीज हम लिखते थे C++ में। तो क्या हुआ इससे भी एरे बना, पर इसको बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। यानी रन टाइम पे तय होगा कि एरे बनना है, क्या साइज होना है उसका वगैरह। जैसे मैंने यहां पर 5 लिखा हुआ है, तो 5 साइज का एक एरे बन जाएगा, मतलब 5 इंट ब्लॉक्स का एक एरे बन जाएगा। उस एरे का रेफरेंस ARR वेरिएबल में रखा होगा। अच्छा, इसमें ये जो ARR रेफरेंस वेरिएबल बनाया है उसको बनाते वक्त स्क्वायर ब्रैकेट चाहे आप ARR के पहले लिख दें या बाद में लिख दें, दोनों एक ही मीनिंग है। आपकी चॉइस है, आप जैसा लिखना चाहें। ज्यादातर प्रोफेशनल पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले लगा रहे हैं कि बाद में लगा रहे हैं। पर यह बात तय है कि एरे बनाने का तरीका ये, न्यू लिखकर। अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट खाली छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एरे बनाते वक्त उसका साइज बताना पड़ेगा आपको। ये 5 की जगह क्या हम कोई वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे आप यहां पे लिख दीजिए x, और x की वैल्यू यूजर से पहले एंटर करवा लीजिए। यूजर ने अगर 10 एंटर किया तो x की वैल्यू 10 रहेगी, तो एरे का साइज 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रन टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं कि एरे कितना बड़ा बनाना है। लेकिन एरे बनने का मतलब क्या है मेमोरी में, अगर ये समझ में आ जाए तो हमें जावा में एरे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए मेमोरी के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो देखिए, हमने बनाया ARR नाम का एक वेरिएबल, ठीक है। तो बेसिकली ये वेरिएबल है
ARR नाम का। ठीक है, तो ARR नाम का जो वेरिएबल बना है ये बेसिकली 4 बाइट्स मेमोरी ले रहा होगा। ये सिर्फ एक रेफरेंस वेरिएबल है जो एरे को रेफर करने के लिए ही बना है, तो किसी और का रेफरेंस इसमें नहीं रखना है। अच्छा, अब एरे बनाया न्यू लिखकर। कैसे बनाया? ये लिखा आपने न्यू इंट 5। अब इसको समझते हैं। जो एरे बना उसमें 5 इंट ब्लॉक्स होंगे। आप सोचिए एरे बनना भी एक ऑब्जेक्ट बनना जैसा ही है, जैसे किसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही है। तो सोचिए एक एरे बनना मतलब एक ऑब्जेक्ट बनना जिसके अंदर होगा एरे। ठीक है, जिसके अंदर 5 ब्लॉक्स होंगे। ये मैंने 5 बना लिए और इनके होंगे इंडेक्स। इंडेक्स किस तरीके से होंगे? तो इस तरीके से होंगे इंडेक्स। अच्छा, इसके अलावा एरे में एक वेरिएबल और होता है। ठीक है, अब इसलिए मैंने कहा इसको अगर आप ऑब्जेक्ट जैसा फील करेंगे तो ये बात समझ में आएगी। और इस वेरिएबल का नाम है लेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास लेंथ नाम का भी एक वेरिएबल इस एरे में है। ये जो एरे बना है इसका रेफरेंस रखा है ARR में। अब अगर मैं कभी लिखता हूं ARR 0, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो मैं बात कर रहा हूं इस 0 वाले ब्लॉक की। ठीक है, इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं। अगर मैं लिखता हूं ARR 1 तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। ARR 2 तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैंने कुछ वैल्यू रखनी है ARR 0 में तो मैं लिखूंगा ARR 0, इसमें असाइन कर दूंगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं ARR, ठीक है, ये रेफरेंस वेरिएबल है, डॉट लेंथ, तो मैं किसको एक्सेस कर रहा हूं? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैं इस लेंथ वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूं। अच्छा, इस लेंथ वेरिएबल में क्या होता है? इस लेंथ वेरिएबल में होता है इस एरे का साइज। जैसे इस एरे का साइज क्या है? 5। तो इस तरीके से जब ARR डॉट लेंथ लिखूंगा तो वो इस 5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमको समझ में आया कि जावा में एरे किस तरीके से बनता है। अगर हम एरे को बनाते वक्त उसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो देखिए हमने ARR नाम का रेफरेंस वेरिएबल बनाया, फिर हमने एक एरे बनाया और उसका रेफरेंस रखा, और मैंने इस बार स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा। मैंने इससे पहले बोला था कि स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखना ही पड़ेगा नंबर, लेकिन अगर आप डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज कर रहे हैं तो नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे आपने वैल्यू रखी 2, 4, 6, 8, 10, तो ये 5 वैल्यूज रखी तो ऑटोमेटिकली इसका साइज 5 मान लिया जाएगा और एरे के अंदर ये 5 वैल्यूज सीक्वेंस में स्टोर हो जाएंगी। मतलब 0 इंडेक्स पे 2 रहेगा, 1 इंडेक्स पे 4 रहेगा, 2 इंडेक्स पे 6 रहेगा एंड सो ऑन। अगर आप एरे बनाते वक्त साइज मेंशन कर रहे थे 2 और उसमें वैल्यू रख रहे हैं कुछ ज्यादा, तो ये तो गलत है ही। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने साइज 2 बोला है और हम ज्यादा वैल्यू उसमें रख रहे हैं, बल्कि इसलिए कि जावा में साइज मेंशन और उसी वक्त उसमें वैल्यू भी इनिशियलाइज करना, दोनों काम एक साथ करना एरर मानी जाती है। तो अगर आप 5 भी लिखते हैं यहां पे साइज, तो भी ये एरर होता। तो यू कैन नॉट मेंशन साइज एंड वैल्यूज टुगेदर। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर आप वैल्यूज लिख रहे हैं तो आप इस तरीके से भी एरे बना सकते हैं। तो एरे बनाने का ये भी एक तरीका है। एरे कभी भी ब्लैंक नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्योंकि न्यू की मदद से ये एरे बनता है, राइट, आप न्यू की मदद से बना रहे हैं ना, तो बेसिकली इस एरे के अंदर क्योंकि ये न्यू की मदद से बन रहा है तो हम कह सकते हैं डायनेमिकली बन रहा है। तो इस एरे के अंदर कभी भी गार्बेज का तो खैर कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कभी भी ब्लैंक नहीं होगा वेरिएबल। मतलब ये जो एरे है ना, इसके अंदर क्या रखा है? इसके अंदर रखा है 0, क्योंकि ये इंट वेरिएबल है
तो बाय डिफॉल्ट इनके अंदर क्या रखा रहेगा, 0 रखा रहेगा। क्यों ब्लैंक क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जावा में जानते हैं कि जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं अगर इनिशियलाइज ना करें तो बाय डिफॉल्ट वो ब्लैंक होते हैं, लेकिन जो वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो ऑब्जेक्ट बनने पर उसके अंदर बनते हैं। तो एक तरह से देखिए कि अगर मैं एरे को ऑब्जेक्ट की तरह बोल रहा हूं तो ये वेरिएबल्स उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद हैं, तो इसको कुछ इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल की तरह ट्रीट करिए। तो ये भी डायनेमिकली बन रहे हैं, ये कभी भी ब्लैंक नहीं होंगे। बाय डिफॉल्ट ये अपनी डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज होंगे, यानी डेटा टाइप पे डिपेंड करेगा। डेटा टाइप इंट है इसलिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आया कि एरे कभी भी ब्लैंक नहीं होता। तो अगर मैंने ARR 0 की वैल्यू प्रिंट कराई यहां पर तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 0। अच्छा, इस प्रोग्राम में क्या आप एरर बता सकते हैं? थोड़ा स्क्रीन को पॉज करके इसमें एरर बताने की कोशिश करिए। अगर आप सोच समझ पाए हैं तो यहां पर एरे बना ही नहीं है। ARR 0 लिखना एरर है, क्योंकि अभी ARR रेफरेंस वेरिएबल बना है लेकिन एरे नहीं बना है। एरे बनाने के लिए तो आपको न्यू लिखना पड़ेगा ना। तो जब ARR अकेला बना है तो मुझे बताइए ARR के अंदर क्या है? अगर ARR अकेला बना है और ये ऑब्जेक्ट नहीं बना है तो ARR किस तरीके का वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल है या इंस्टेंस वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर बना हुआ है। ये देखिए मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल बना है तो वो लोकल वेरिएबल है। ARR इज नॉट एन एरे, ये एरे नहीं है। तो ये रेफरेंस वेरिएबल है और इसमें बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रहेगा क्योंकि ये लोकल वेरिएबल, और ब्लैंक वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करना ही एरर है। इसलिए ARR 0 लिख रहे हैं तो कंपाइल टाइम पे एरर आएगी। यदि हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं किसी एरे को आफ्टर डिक्लेरेशन तो कैसे होगा? मतलब हमने ARR वेरिएबल बना लिया रेफरेंस वेरिएबल, पर उस समय एरे नहीं बनाया। एरे कब बनाया? अगली स्टेप में। तो देखिए किस तरीके से किया। उसके बाद एरे में एक एक वैल्यू रखती, ARR 0 में 10, ARR 1 में 20, ARR 2 में 30 एंड सो ऑन। अब एक और प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम यूजर से 5 वैल्यूज इनपुट कराएंगे और उसे एरे में रखेंगे। अब देखिए पहले यूजर से इनपुट करा रहे हैं इसलिए यूटिल पैकेज को इंपोर्ट किया हुआ है। फिर मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक एरे बनाया जिसका साइज ले लिया है 5। हमने पिछले वीडियो में समझा था यूजर से कीबोर्ड से इनपुट कैसे लिया जाता है। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें कंस्ट्रक्टर में system.in पास किया है। अगर इसमें समझने में कोई भी दिक्कत रही हो तो आप पहले इससे पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए जिसमें हमने स्कैनर क्लास को कवर किया हुआ है। अब हमने एक लूप लगाया है, उससे पहले हमने मैसेज दिया है एंटर 5 नंबर्स। लूप के अंदर हमने sc.nextInt फंक्शन को 5 बार कॉल किया है 0 से 4 तक। तो ARR 0 में पहली वैल्यू चल जाएगी, ARR 1 में दूसरी वैल्यू चल जाएंगे एंड सो ऑन। तो इस तरीके से एरे के अंदर वैल्यूज पहुंचती जाएंगी और इन्हीं वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए मैंने फिर से एक बार लूप लगाया है और system.out.println की मदद से एक एक वैल्यू मैंने प्रिंट करा दी। तो एरे में वैल्यू कैसे यूजर से इनपुट करानी है ये भी हमको समझ में आया। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एरे समझ में आया हो, तो आप इसको लाइक करिए, और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है, डाउट है या कुछ सुझाव है तो आप कमेंट्स के जरिए भी मेरे तक बात पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा आपके लिए और इस तरह के और वीडियोस आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे सब्सक्राइब की बटन पर क्लिक करिए ताकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और जैसे ही कोई नया वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस चैनल में कितने टोटल वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड करे हुए हैं तो आप देखिए सब्सक्राइब बटन के ऊपर चैनल का नाम लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक करिए। आप सीधे चैनल के होम पेज पे पहुंच जाते हैं जहां पर आपको सारे वीडियोस की लिस्ट मिल जाएगी। आप इन वीडियोस को बारी बारी से देखिए, ये बिल्कुल सीक्वेंस में बने हुए हैं, यानी चैप्टर 1 से स्टार्ट किया हुआ है मैंने। तो बिल्कुल बेसिक से आप जावा ऐसे सीख रहे होंगे जैसे कि आप लाइव क्लासरूम में बैठ के सीख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये चैनल में जितने भी वीडियोस हैं वो हिंदी में हैं, तो कई लोगों को इंग्लिश में समझने में दिक्कत जाती है, हिंदी में वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। दूसरी बात, सिस्टमेटिकली उन्हें सारे टॉपिक्स मिल रहे हैं एक सीक्वेंस में जो कि नॉर्मली नहीं मिल पाते हैं। तो ये दोनों खूबियाँ इस चैनल में इनकॉर्पोरेट की गई हैं जो आपकी नीड हो सकती है।
यदि आपको लगता है कि जैसे आपकी ये ज़रूरत है, बहुत सारे दूसरे लोगों की भी ज़रूरत है, आपके फ्रेंड्स को ज़रूरत है, तो आप अपने फेसबुक वॉल पे इस वीडियो को ज़रूर पोस्ट करिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और फ्री ऑफ कॉस्ट हम सब नॉलेज ले सकें। जो नॉलेज मेरे को है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ्री में ये नॉलेज पहुंचे। आप अगर मेरे दूसरे चैनल्स देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट करिए www.mysurgery.com, जिस वेबसाइट पे आपको मिलेंगे दूसरे चैनल्स के लिंक जिसमें C++, PHP, डेटा स्ट्रक्चर जैसे चैनल्स शामिल हैं। थैंक यू।